औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज जो सब्जेक्ट पढ़े वो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी है, चैप्टर 2 फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, और मेन टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखेंगे। इधर काफ़ी दिनों पहले ये मैंने लिख लिया था, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और मिलकर समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? अ नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न इज सेंसिटिव टू चेंजेस इन बॉडी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसने कहा है कि वो सेंसिटिव होता है फ्यू चेंजेस के लिए, और वो चेंजेस किस में आती हैं? बॉडी हेल्थ में। अगर किसी की हेल्थ में, किसी फीमेल की हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या इन्वायरमेंट उसका ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट में काफ़ी गर्मी है, या कह सकते हैं स्ट्रेस है इन्वायरमेंट में, तो तब भी कोई प्रेशर है, लोड है, तो तब भी ये चेंजेस आ रही होती हैं। इट कैन सर्टनली बी डिस्टर्ब्ड बाय, अब उसने आगे फैक्टर्स बता दिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ड्रग अब्यूज़, कोई अल्कोहल अब्यूज़ कर रहे हैं, या फिर दूसरी मेडिसिन भी का भी साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, अगर किसी को ये डिज़ीज़ है उसकी वजह से पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाता है। एंड ऑल्सो बाय द सच लाइफ चेंजेस, अब उन्होंने कुछ लाइफ चेंजेस बता दिए कि कोई ट्रैवल पे है, एक्सट्रीम शॉक, कोई शॉक की हालत में है, या किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी कोई कर रही है, तो तब ऐसे हो सकता है। सीवियर लॉस ऑफ वेट, तो अगर किसी का वज़न बहुत जल्दी लॉस हो गया है, बहुत जल्दी नीचे गिर गया वज़न, तो तब भी पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, anorexic females suffer from amenorrhea as do ballet dancers and marathon runners। तो एमनोरिया हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाते हैं पीरियड्स, ठीक है। और वो किसके अंदर उन्होंने बताया? anorexic फीमेल के अंदर, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो नहीं खा रही ठीक से, उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, मेल नरिश्ड है वो, तो उनको एमनोरिया हो जाता है। इसी तरह बैलेट डांसर्स जो होते हैं, या बेशक नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, वो जो आई थिंक सो पाँव के साथ यूँ ऐसे खड़े होकर डांस वगैरह करती हैं, तो वो होते हैं। और मैराथन रनर जिन्होंने लॉन्ग रन करना है, तो उनके अंदर ये चीज़ देखी गई है। फिर दिस रिजल्ट्स फ्रॉम हार्मोनल बैलेंस, ये सब चीज़ें हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंस के साथ रिलेटेड है। फिर लिखा हुआ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड दैट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मेजर ऑर्केस्ट्रा। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने कहा है कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करने वाले, उनको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि हार्मोन्स को, ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। उन्होंने ही कहा है कि जो हार्मोनल कंट्रोल है ह्यूमन बॉडी का, वो इंटरलिंक्ड है, वो जैसे कनेक्टेड होता है। जिस तरह एक मेजर ऑर्केस्ट्रा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ ग्रेट ऑर्केस्ट्रल वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मिलकर ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिलकर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, फिर जाकर एक ब्यूटीफुल म्यूज़िक बन रहा है। तो यही उसको वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी आपस में लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक हार्मोन ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो दूसरे भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। Changes within the reproductive system are supported by the continuum of secondary adjustments, some of which are in other systems। तो यही उसने बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी चेंजेस हो रही होती हैं, और वो किस वजह से हो रही होती हैं? सम ऑफ विच आर इन अदर, कुछ और सिस्टम के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड हो जाता है। On one set of changes associated with menstrual cycle which seems to be generally little known, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जो कि लिटिल नोन है, मतलब उनके बारे में इतना नहीं पता होता। कंसर्न्स द नॉर्मल साइकिल चेंजेस इन वेजाइनल सिक्रीशन, और वेजाइनल सिक्रीशंस के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं। ये उन्होंने जनरल बातें लिखी हुई थी। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडीड दे आर वुमेन हु इन इग्नोरेंस फियर दैट दे सिग्निफाई सम पैथोलॉजी, मतलब कुछ वुमेन ऐसी होती हैं उनको मतलब नॉलेज नहीं होता इतना, लेकिन वो फियर कर रही होती हैं कि उनको कोई पैथोलॉजी तो नहीं हो गई। फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस सेवरल ड्राई डेज व्हेन देयर इज़ नो लिटिल और नो ऑब्वियस सिक्रीशन विद इन वेजाइना। तो उन्होंने यही कहा है कि पीरियड्स के बाद, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो वुमेन होती हैं उनको ड्राई डेज एक्सपीरियंस वो करती हैं, ठीक है, और कोई सिक्रीशन नहीं होती वेजाइना से। लेकिन अब उन्होंने हमें बता दिया यहाँ पर, द फर्स्ट नोटिसेबल म्यूकस इज़ स्कैंट, लेकिन जो भी मेंस्ट्रुएशन के बाद जो भी म्यूकस आएगा, जो फर्स्ट नोटिसेबल म्यूकस होता है वो स्कैंट होता है, बहुत कम होता है। उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, लेकिन वो ओपेक ओपेक होता है, क्लाउडी सा,
जो चीज़ क्लियर नहीं ना होती उसको ओपेक कहते हैं। तो हमने उसको स्कैंट का, कम होता है, ओपेक होता है, वाइट होता है, थिक होता है एंड स्टिकी है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं कि वो स्कैंट है, ओपेक है, वाइट है, थिक है और स्टिकी। ये 5 बातें उन्होंने इसके बारे में बता दी हैं। आफ्टर 1 or more days the mucus begins to thin, is still cloudy but feels progressively more slippery। फिर उन्होंने बता दिया, ये MCQs हो सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट डे उन्होंने हमें बताया जो फर्स्ट नोटिसेबल था वो स्कैन था, ओपेक था, वाइट था, फिर वो थिक था, फिर वो स्टिकी था। लेकिन एक दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद जो म्यूकस होता है वो थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है। अभी भी क्लाउडी है, जिसने ओपेक का है ना, अभी भी क्लाउडी होगा, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि फील्स प्रोग्रेसिवली मोर स्लिपरी, पहले की निस्बत थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो ये एक दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है। फिर इसने बता दिया है बाय अबाउट द 7th or 8th पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे, एक हफ्ते की बात करें, 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद, म्यूकस इज़ वाटरी, क्लियर। पहले क्लियर नहीं था, पहले क्लाउडी था, ओपेक था, लेकिन 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद जो म्यूकस होता है वो क्लियर हो जाता है, वाटरी हो जाता है, मोर प्रोफ्यूज, थोड़ा गहरा हो जाता है, प्रोफ्यूज एंड वेरी स्लिपरी। पहले हमने कहा था स्लिपरी, अब उससे भी ज़्यादा स्लिपरी हो गया। तो ये MCQ के लिए याद रखना है कि 7 to 8 पोस्ट मेंस्ट्रुअल डे म्यूकस इज़ वाटरी, क्लियर हो गया है, ज़्यादा प्रोफ्यूज हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है। वुमन में हैव एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग वेट, और उसको ऐसा लगता है कि वो वेट है। दिस स्टेट इज़ एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन। उन्होंने ये कह दिया कि अगर 7 to 8 डेज के बाद, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि दिस स्टेट इज एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन के मतलब ओव्यूलेशन हो गई है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज एंड थस द पीक ऑफ फर्टिलिटी। और ये डेज क्या होते हैं, फर्टिलिटी की डेज होते हैं, पीक पे होती है। ओवर द रिमेनिंग डेज prior to the next menstruation the mucus quickly becomes thicker, opaque and more sticky, and then there are the several further dry days। ठीक है, 7 डेज तक वो पतला हो गया, वाटरी हो गया, क्लियर हो गया, स्टिकी था, स्लिपरी था, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने ये बात बता दिया यहाँ पर कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन से पहले वापस उसने अपनी ओरिजिन पे आना होता है। तो वो म्यूकस क्विकली बिकम्स थिकर, वो दोबारा से अब थिक हो रहा है, दोबारा से ओपेक हो रहा है, ठीक है, और स्टिकी हो रहा है, और फिर इस तरह सेवरल फर्दर ड्राई डेज आते हैं। दिस सीक्वेंस गिव्स द वुमन द इंफॉर्मेशन शी नीड्स अबाउट हर ओन फर्टिलिटी। इस तरह उसको अपनी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि वो फर्टाइल है कि नहीं है, रिप्रोडक्टिव वो है कि नहीं है। कैन इवन बी बेसिस फॉर नेचुरल नॉन इन्वेसिव फैमिली प्लानिंग। तो अगर उससे उसको ये पता चलता रहता है कि वो नेचुरली फैमिली प्लानिंग कर सकती है विदाउट एनी सर्जरी कट्स या वट एवर, नॉन इन्वेजिव इन्होंने कहा है ना कि वो फैमिली प्लान कर सकती है। दिस बीइंग नोन एज बिलिंग्स ओवुलेशन मेथड, तो इसको हम बिलिंग्स ओवुलेशन मेथड कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ बिलिंग्स ओवुलेशन मेथड, तो हमने बता देना है कि इससे हमें पता, ये पीछे जो हमने पढ़ के आए हैं, आई थिंक सो, ओवर द रिमेनिंग डेज prior to the next menstruation the mucus become quickly you know thicker। आई थिंक सो यहाँ से ये शुरू होगा कि वो ओपेक है, स्टिकी, और ये सीक्वेंस इसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि शी नीड्स अबाउट शी नीड्स अबाउट ऑन फर्टिलाइजेशन। ये सब चीज़ें हम इधर लिख देंगे और हमें पता चल जाएगा ये क्या है कि जब वुमेन अपने आप को खुद मतलब वो पता कर सकती है कि शी इज़ फर्टाइल और नॉट, तो इसको नेचुरली विदाउट एनी इन्वेजन, तो उसको हम बिलिंग्स ओवुलेशन मेथड कहते हैं। और इन एडिशन सेक्सुअल अराउजल इंक्रीजेस सिक्रीशंस टू द वेजाइना आल्सो फ्रॉम द बार्थलिन्स ग्लैंड्स। तो सेक्सुअल अराउजल से क्या होता है कि जो वेजाइना में सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर बार्थलिन्स जो ग्लैंड हैं जो वेजाइना के साथ दो ग्लैंड्स पड़े हुए हैं और दोनों आइदर साइड्स पर, तो वो बार्थलिन ग्लैंड से भी सिक्रीशंस आ रही होती हैं। अच्छा जी, अगली उन्होंने हेडिंग दी है जी, प्रेगनेंसी एंड द फीटल डेवलपमेंट फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग और स्पर्म मिल जाते हैं, ओवन बिगिंस टू डिवाइड and over the next 8 days the group of the cells is nourished by the secretions from the fallopian tube। ये बात हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, ये बात हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूट्रस के अंदर जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स उधर जाते हैं। तो उसने यही बता दिया है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो अब ओवम का यही काम होता है, उस एग का यही काम होता है कि वो डिवाइड करे,
और ओवर द नेक्स्ट 8 डेज़, ठीक है, और अगले 8 डेज़ में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो नरिश भी हो रही होती हैं। फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर भी सिक्रीशंस होती हैं जो कि नरिशमेंट दे रही होती हैं उसको, फर्टिलाइज्ड एग को, एज इट इज़ प्रोपेल्ड अलॉन्ग टुवर्ड्स एंड इनटू द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी में फिर वो आ जाते हैं। फ्रॉम पॉसिबली द डे ऑफ कंसेप्शन द आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट ऑफ दिस इंक्रीजिंगली ग्रुप ऑफ सेल्स मरोला प्रोड्यूस। अब उन्होंने हमें एक एमसीक्यू ये भी पता चला कि वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स बने हैं, जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो कि डिवाइड हुआ है, उसको हमने मरूला का नाम दे दिया, मरूला, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। और इनकी भी जो इनके ऊपर जो आउटर लेयर है उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका हमने ट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया। जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट है इस इंक्रीजिंग ग्रुप ऑफ सेल्स की, वो अब ट्रोफोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस कर रही है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एक हार्मोन है टू प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन। तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे उनको नरिशमेंट मिल रही थी, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी कुछ सिक्रीशंस होती हैं वो उसको नरिशमेंट दे रही थी। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे उनकी जो बाहर वाली लेयर होती है उनको ट्रोफोब्लास्ट का नाम हमने दिया, ये लिखा हुआ है ट्रोफोब्लास्ट। उस ट्रोफोब्लास्ट ने जो हार्मोन प्रोड्यूस किया है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है टू प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन एंड इन्वोल्यूशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो गोनाडोट्रोफिन आ गया और गोनाडोट्रोफिन ने अब मेंस्ट्रुएशन को रोक दिया क्योंकि अब कंसीव हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब ये जो हार्मोन रिलीज़ हुआ है सॉरी अब ये जो हार्मोन रिलीज़ हुआ है इसने अब प्रिवेंट कर दी है मेंस्ट्रुएशन को, और इसने क्या किया है, इन्वोल्यूशन काज कर दी है, सुकड़ जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या चीज़ है, वो जो एग के ऊपर आउटर कवरिंग होती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, वो अब श्रिंक होना शुरू कर जाएगा। खैर, खास तौर पर उसने प्रिवेंट किया, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए उसको श्रिंक होने से भी चलो रोक लिया, प्रिवेंट कर दिया। फिर लिख दिया है फॉर 8 वीक्स द कॉर्पस ल्यूटियम इज़ द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ हार्मोन्स। अब उसने जो हमें बता दिया है कि 8 वीक्स तक यानी 2 मंथ्स तक, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर होता है हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड सेवरल एस्ट्रोजेंस एंड रिलैक्सिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो उधर थोड़ी देर उसकी उसने हमने ऊपर पढ़ा है ना कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन था, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन ने एक तो मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट किया था और इन्वोल्यूशन को। तो इसलिए जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसने भी तो अब कोई रोल प्ले करना है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, 2 महीनों तक, 8 वीक्स तक उसने हार्मोन्स प्रोड्यूस करते रहने हैं, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, रिलैक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। और मरूला क्या था जी, वही वही सेल्स थे, ग्रुप ऑफ सेल्स थे। इफ़ द मरूला इज़ टू सर्वाइव इम्प्लांटेशन मस्ट अकर इन ऑर्डर टू डेवलप अ मोर परमानेंट न्यूट्रिशन सप्लाई लाइन, ठीक है। तो उसने लिखा है कि अगर मरूला सरवाइव कर जाता है और इम्प्लांटेशन भी हो गई हुई है यूट्रस में, अब उसने आके इम्प्लांट होना होता है ना, तो वो एक मोर परमानेंट न्यूट्रिशन सप्लाई लाइन प्रोड्यूस करेगी एंड एडिशनल हार्मोन प्रोडक्शन, और फिर इस तरह हार्मोन प्रोडक्शन भी होगी। आई होप से ये नोट्स ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होंगे, इनको मैं जूम करके पढ़ रही हूँ, अपनी आसानी के लिए लिख लिए हुए हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो आउटर सेल्स थे बिकम लाइंड। अब वो हम रूला की जो बात कर रहे थे, अब वो जो आउटर सेल्स थे उनके ऊपर लाइनिंग हो जाएगी विद द सेकंड लेयर एंड टुगेदर दीज 2 लेयर्स आर कॉल्ड द कोरियन। तो हमसे पूछा जाए, एमसीक्यू आ जाए, मैं इसलिए एमसीक्यू के लिए दे रही हूँ ताकि हम इस पर एम्फेसिस करें, थोड़ा जोर डालें, एम्फेसाइज करके पढ़ें कि जो आउटर सेल्स थे अब उनके ऊपर एक लाइनिंग चढ़ गई है, ठीक है, सेकेंड लेयर की, और उसको जो 2 लेयर्स हैं इनको हमने कोरियन का नाम दे दिया। इसी तरह जो स्फेरिकल बॉल ऑफ द सेल, अब उसके ऊपर कोरियन है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइनिंग चढ़ चुकी है, उस लाइनिंग को हमने कोरियन कह दिया है। अब जो स्फेरिकल बॉल ऑफ सेल है इज़ नाउ कॉल्ड अ ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ये जो गोल दायरा सा, जो स्फेरिकल सा गोल सा जो सेल बन गया है, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे, अब हमने उसको नया नाम दे दिया। हमने उसकी कवरिंग को कोरियन कह दिया, फिर हमने उसको क्या नाम दे दिया, ब्लास्टोसिस्ट का नाम दे दिया। और फिर द डिस्क, अब हमने इन सब चीज़ों की बात कर लिया, बारी आती है प्लेसेंटा की। जो डिस्क शेप्ड प्लेसेंटा है अब वो भी ग्रो करना शुरू कर गया थ्रू द प्रेगनेंसी एंड एट टर्म मेजर्स अबाउट 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता होना चाहिए, डिस्क शेप प्लेसेंटा थी, वो ग्रो कर गई प्रेगनेंसी के दौरान, और उसके जो
मेजरमेंट की गई है वो 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वो 20 सेंटीमीटर है और वो 3 सेंटीमीटर थिक है और वेज अबाउट 500 to 700 ग्राम। तो ये आप लोगों ने और हमने इसको रट लेना है कि क्या उसने हमें बताया है कि डायमीटर उसका 20 सेंटीमीटर है। अगर उसका डायमीटर देखा जाए, अगर उसका देखा जाए कि वो कितनी मोटी है, कितनी थिक है, तो वो जस्ट 3 सेंटीमीटर थिक है। और वो जो प्लेसेंटा होता है उसका वज़न कितना होता है? 500 से 700 ग्राम होता है। वो 1 किलो में भी नहीं है, जस्ट ग्राम्स, 500 to 700 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ बेबीज़ वेट। और अगर बेबी का वेट देखा जाए तो प्लेसेंटा 1/6 बन रही होती है। उसके 6 पार्ट्स कर दिए जाएँ तो सिर्फ एक बन रहा है हिस्सा, 1/6 ऑफ द बेबीज़ वेट। फिर उसने बता दिया है इट मेंटेन्स द फीटल सर्कुलेशन विच इज़ इंटायरली सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ मदर। फिर जो प्लेसेंटा की बात हो रही है, ये फीटल सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखती है। माँ की सर्कुलेशन उसने कहा बिल्कुल डिफरेंट होती है और जो बेबी को सर्कुलेशन मिल रही है वो प्लेसेंटा की वजह से मिल रही है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइटल एक्सचेंज फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अलावा और भी बड़े काम कर रही है ये, लाइक रेस्पिरेशन अगर हो रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन हो रही है, अगर एक्सक्रीशन हो रही है तो वो प्लेसेंटा से गुजर कर सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन वो एक्सक्रीट करेगा तो इधर से वापस आ जाएगा और सांस और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी वो काम कर रही है, ये वाइटल एक्सचेंज ऑफ फंक्शंस ये कर रही है। ठीक है, तो प्लेसेंटा ने काफ़ी काम किया, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। इट एक्ट्स एज बोथ लंग्स एंड गट टू द फीटस। तो और भी उसने हमें बताया है कि जो प्लेसेंटा है वो लंग्स का भी काम कर रही होती है फीटस के लिए, और उसका गट एलिमेंट्री कनाल हमने अभी कहा ना एब्जॉर्प्शन, और हमने अभी कहा है रेस्पिरेशन। तो लंग्स के थ्रू ही, अलवुलाई के थ्रू ही तो रेस्पिरेशन होती है, तो इसलिए उसने कह दिया कि वो लंग्स का भी काम कर रही है और वो गट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन हो रही है। फिर प्लेसेंटा आल्सो बिकम्स अ मेजर हार्मोन। पहले हमने कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते थे और हमने कहा सिर्फ वो 8 वीक्स यानी 2 मंथ्स तक रहेगा। वो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो 3 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। पहले कॉर्पस ल्यूटियम वो काम कर रहा था, अब वो प्लेसेंटा करेगा। ठीक है, प्लेसेंटा आल्सो बिकम्स अ मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन प्रेगनेंसी, प्रोड्यूसिंग द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेंस। By raising the maternal levels of these hormones, menstruation continues to be inhibited। ठीक है, जब एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर बढ़ जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में बढ़ते जाएंगे तो फिर मेंस्ट्रुएशन खुद ही रुक जाती है। ठीक है, तो ये उसने यही कह दिया है कि प्लेसेंटा जब इनके लेवल्स को इंक्रीज़ कर देगा तो मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यूज टू बी इनहिबिटेड। और अर्ली इन प्रेगनेंसी क्या होता है? प्लेसेंटा आल्सो प्रोड्यूस HCG। पहले हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो थे ना मरूला, उसके ऊपर जो लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, हमने कहा था वो ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रही है ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिन HCG। हमने कहा था वो ट्रोफोब्लास्ट और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर अब हम कह रहे हैं कि जो प्लेसेंटा होती है ना वो भी इसको प्रोड्यूस कर रही होती है, और विच रीचेज अ पीक अराउंड 8 to 10 वीक्स। और हमने क्या कहा है कि जो प्लेसेंटा है उसने अब HCG प्रोड्यूस किया है और वो पीक तक पहुंच जाएगा उसका लेवल 8 से 10 वीक के अंदर। ओके, एंड देन डिक्लाइंस बाय 18 वीक्स टू मच लोअर लेवल दैट इज मेंटेन अंटिल आफ्टर डिलीवरी। तो उसने वही बता दिया कि 8 से 10 हफ्तों के अंदर, यानी 2 महीने से 2.5 महीने हम कह सकते हैं। ठीक है, तो तब तक वो ज़्यादा होता जाएगा। एंड फॉर 3 आई थिंक सो 3 मंथ्स। ठीक है, तो उसने ये बताया कि 2-2.5 तक वो ज़्यादा हो रहा है। 4-6 था 24। एक्चुअली मेरा मैथ्स तो फिर ठीक है, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं कि जो कि वो 2-2.5 महीने के अंदर, या हम वीक्स में ही बात चलें कर लेते हैं कि जब वो 8 से 10 वीक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 8 से 10 वीक्स के अंदर वो ज़्यादा पीक पे गया और फिर वो डिक्लाइन कर गया बाय द 18 वीक्स। जब 18 वीक्स हुए तो ये ह्यूमन कॉर्टिकोगोनाडोट्रोफिन की अब इतनी ज़रूरत नहीं रही, वो थोड़ा पीक उसकी कम होगी, वो लोअर लेवल पे आ जाएगा, डेट इज़ मेंटेन अंटिल आफ्टर डिलीवरी। और फिर वो लोअर लेवल को ही फिर मेंटेन किया जाएगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। फिर आगे लिखा हुआ है ह्यूमन कॉर्टिकोगोनाडोट्रोफिन हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन मॉर्निंग सिकनेस। इसके अलावा ये जो होता है, ये मॉर्निंग सिकनेस भी काज कर रहा था। ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को सुबह उठकर
अजीब सी तबीयत हो रही होती है, वॉमिट नोज़िया सा हो रहा होता है, तो वो HCG हमने भी बात की है कि 8 से 10 वीक पे वो शुरू शुरू में ठीक है वो पीक पे जा रहा होता है, तो इस वजह से भी मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है उन्हें। It has been suggested that corpus luteum may remain active throughout the pregnancy as a source of relaxin. फिर उसने कहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो एक्टिव रह सकता है, लेकिन अब वो सिर्फ किस क्या सोर्स होगा किसके लिए, रिलैक्सन, वो रिलैक्सन का सोर्स बनेगा, लेकिन वो रिलैक्सन प्रोवाइड करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। इट इज़ यूज टू बी थॉट, उसने कहा ऐसे सोचा जाता था कि जो प्लेसेंटा है वो एक बैरियर है टू द सब्सटेंसेस इन मैटरनल ब्लड दैट कुड बी detrimental to the fetus, for example वायरस एंड, ऐसा सोचा जाता था कि जो प्लेसेंटा है वो बैरियर है फॉर द वायरस। एक तो सर्दी इस रूम में बहुत है, मौसम बदल गया, ज़ुकाम फ्लू वगैरह, और कोई लजेंजेस भी नहीं है मेरे पास के मैं वो ले लूँ गले के लिए। खैर आई होप सब ठीक रहे। तो यही लिखा हुआ है कि जो प्लेसेंटा होता है, पहले ये सोचा जाता था कि जो प्लेसेंटा है वो बैरियर है, वायरस वगैरह उसकी जगह से कोई नहीं गुजरेंगे। दिस इज़ नॉट बी द केस, लेकिन उसने कहा अब ऐसा नहीं है। A simple principle to follow is that if a substance in the maternal blood, then it is also in the fetal blood। लेकिन जो चीज़ उसने कहा है कि माँ के ब्लड के अंदर दाखिल हो गई है ना, वो फीटल ब्लड में भी जाएगी। ठीक है। द फीटल टिश्यूज आर मोर सेंसिटिव टू द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एज द फीटल लिवर इज इमेच्योर। फिर उसने कहा कि दवाइयों का असर जो ड्रग्स का है वो बहुत ज़्यादा असर किस पे जा सकता है, फीटल पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि लिवर इज़ इमेच्योर, उसका जो लिवर है वो अभी इतना मेच्योर हुआ नहीं है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स हार्डली अकर, और फिर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक से नहीं हो रहा था। सो देयर मे बी एन एक्यूमुलेशन ओवर द टाइम ऑफ पार्टिकुलर। हाँ जी, कफ मेडिसिन तो मैंने ले लिया, सिरप पी लिया, आई होप सो कि अब ऐसा नहीं होगा कुछ। तो लिवर इज़ इमेच्योर, हम बात कर रहे थे कि जो फीटल का लिवर होता है वो इमेच्योर है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स हार्डली अकर, सो देयर मे बी एन accumulation ओवर द टाइम ऑफ particular ड्रग बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्योंकि अब वो फॉर एग्जांपल मदर है, वो दवाइयाँ खा रही है और उसके ब्लड में वो शामिल हो रही है, लेकिन वो फीटल के साथ अब लिंक्ड है, वो प्लेसेंटा के थ्रू गुजर के तो जाएगी फीटस में भी, और अब उसका लीवर तो इतना मेच्योर है ही नहीं, तो ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होंगी, तो वो उधर जमा होना शुरू कर जाएंगी, जो कि खतरे की बात ही है। फिर उसने बता दिया कि जो ड्रग होगी वो बाउंड हो जाती है टू द प्लाज्मा प्रोटीन, वो जाकर प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ लग जाएगी। दिस इज़ वाई ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन बोथ द यूज़ ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो जो ओवर द काउंटर ड्रग्स है ना, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए होती, ऐसी जैसे कि एस्पिरिन खा रहे होते हैं, पैनाडोल वगैरह लोग खाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग भी अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा एहतियात से लेना चाहिए, एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल ड्रग्स फॉर प्रेगनेंट वुमेन। और अगर आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो मेडिकल ड्रग्स की भी, तो उसके लिए भी थोड़ा एहतियात होनी चाहिए। फिर उसने देखा कि ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ कैलकुलेटेड एज यूजली लास्टिंग अबाउट 40 वीक्स। तो 40 वीक्स की बात कर रहे हैं, या फिर उसने बता दिया है जो कि 10 मंथ्स बनते हैं ना, ठीक है। और 9 मंथ्स, या कुछ लोगों की प्रेगनेंसी 10 मंथ्स तक भी जाती है, वैसे मोस्टली हम 9 मंथ्स ही कह रहे होते हैं, 36 वीक्स का। खैर, तो उसने कहा है कि जी जो कि 40 वीक्स बन रही होती है, और 280 डेज़, उसने डेज़ में भी बता दिया और हम मंथ्स में भी बता देते हैं, ठीक है। इफ़ द डेट ऑन विच द लास्ट menstrual फ्लो commenced इज़ नोन, अगर आपको पता है कि ठीक है, कमेंस मीन्स बिगन, अगर फीमेल को पता है कि उसका कब लास्ट जो उसका पीरियड्स थे वो कब शुरू हुए थे, menstrual फ्लो कब था, उसको पता है, तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है। अगर उसको फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन याद है, तो उसकी एस्टिमेटेड जो डे ऑफ डिलीवरी है ना, वो भी उसको, जो लास्ट डे, ठीक है, वो भी उसको पता चल सकती है फार्मूले के थ्रू। तो उसने क्या फार्मूला बताया है, बाय एडिंग 7 डेज़ टू द डेट, जो भी डेट थी उसके अंदर 7 डेज़ ऐड कर लो, और देन एडिंग 9 मंथ्स, और फिर जो भी डे आएगा, जो सा भी मंथ होगा उसके अंदर 9 मंथ्स आपने ऐड कर लेने हैं। जैसे कि मिसाल अब उन्होंने दे दी है, मिसाल से ज़्यादा सही समझ आती है। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो लास्ट पीरियड थे उसका जो फर्स्ट डे था वो 8 जनवरी था, ठीक है। तो 8 जनवरी के अंदर हमने 7 डेज़ ऐड करनी है।
8 में जब 7 ऐड किया तो वो 15 जनवरी ही बन गया, ठीक है। अब 15 जनवरी है, सिर्फ मंथ्स में ऐड कर लो 9 मंथ्स, तो 15 डेट वही रहेगी, और जनवरी में 9 मंथ्स मज़ीद ऐड किए तो वो अक्टूबर आ गया, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो 9 मंथ्स ऐड किए, जनवरी को भी से अगले वाले को गिना, तो ये 15 अक्टूबर इस तरह आप करके देख लेंगे तो ये होती है। तो क्या हमने फार्मूला देखा है, हमने ये देखा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो कमेंसमेंट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो पता थी 8 जनवरी उसने लिख दिया, और इसके अंदर 7 डेज ऐड कर लिए तो वो 15 जनवरी हो गया, और 15 जनवरी में 9 मंथ्स ऐड कर दिए, ठीक है। पहले 7 डेज ऐड करने और फिर मंथ्स ऐड कर देने हैं 9, तो इस तरह पता चल जाएगा। दिस इज़ द एस्टिमेटेड डेट कि इस डेट को हो जानी चाहिए, ये डेट पे हो जानी चाहिए डिलीवरी, ठीक है। फिर अल्टरनेटिवली इसने लिखा है ऐड 7 डेज टू द डेट ऑफ, एक और तरीका भी है, इसकी इतनी हास मुझे समझ नहीं आई, लेकिन इसको नाइजीरियस रूल कहते हैं। इसको एज इट इज़ हम देख लेते हैं कि ऐड 7 डेज टू द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो देन डिडक्ट 3 कैलेंडर मंथ्स, तो फिर माइनस कर लेने हैं 3 मंथ्स को, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगी। दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ नाउन एज नाइजीरियस रूल, तो यही आपने याद कर लेना है कि सेम जिस तरह ऊपर हमने 7 डेज ऐड किए थे लास्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो से, और फिर डिडक्ट इसमें माइनस कर लेने, उसमें हमने ऐड किए थे 9 मंथ्स, इसमें उसने कहा 3 मंथ्स आपने डिडक्ट कर लो। इस मेथड को नाइजीरियस रूल कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए नाइजीरियस रूल क्या है, तो 7 डेज ऐड करवा के फिर 3 मंथ्स डिडक्ट करा लो, तो वह नाइजीरियस रूल हो जाएगा। प्रेगनेंसी इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री 3 मंथ पीरियड्स, 3 मंथ पीरियड्स या 3 ट्राइमेस्टर्स आ जाते हैं, 3 3 3 करके इससे 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो इसी की बात कर रहे हैं। इट कल्मिनेट्स इन लेबर एंड द डिलीवरी ऑफ फिटस, तो जो प्रेगनेंसी है वो जाहिर सी बात है जब डिलीवरी होती है तभी ख़त्म होती है, तो प्रेगनेंसी कल्मिनेट्स हो जाती है इन लेबर एंड डिलीवरी ऑफ द फिटस, एंड प्लेसेंटा इज़ फॉलोड बाय द प्यूरप्रियम। प्यूरप्रियम को अगर उर्दू या लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो वो छिला होता है। वो छिला होता है प्यूरपेरियम, अ पीरियड ऑफ 6 से 8 वीक्स, और ये कितने देर का होता है, तकरीबन 1.5 या 2 महीने या 40 डेज़ होते हैं, या अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग है तो उसने 6 से 8 वीक्स कह दिया। 6 से 8 वीक्स ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी रिवर्ट, और इसके अंदर मतलब जो भी चेंजेस आई होती हैं, जो यूट्रस है वो अपनी साइज़ में वापस आ रही होती है, ठीक है। जितने भी चेंजेस आई होती है वो रिवर्ट हो रही होती है, वापस आ रही होती हैं। तो इसका ड्यूरेशन याद कर लेना है 6 से 8 वीक्स का, और इसके अंदर जो प्रेगनेंसी चेंजेस थी वो रिवर्ट होती हैं। इसके अलावा आ जाता है फॉर दी फर्स्ट 8 वीक्स इट इज़ यूजुअल टू कॉल द डेवलपिंग बेबी एन एम्ब्रियो। ओके। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, तो फर्स्ट 8 वीक्स में हमने जो डेवलपिंग बेबी था, जो बेबी डेवलप हो रहा था, उसको एम्ब्रियो का नाम दे दिया। देयर आफ्टर टू द डिलीवरी इट इज़ कॉल्ड फीटस। 1 साल तक हम उसको इन्फेंट कह रहे होते हैं या फीटस चले, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद उसको हमने फीटस का नाम दे दिया। द फीटस ग्रोज विद इन अ थिन सेमी ट्रांसपेरेंट सैक एमनियन। इस बात है एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ जी, तो जो फीटस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट सा सैक सा होता है ना, उसके अंदर ग्रो कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने पहले ही अंदर एक सैक रखा हुआ है। एक तो पहले टाइम नहीं मेरा मैच कर रहा होता कि मैं कब वीडियो बनाऊँ, अगर कर गया तो तबीयत ख़राब हो गई है। अच्छा जी, तो फीटस किसके अंदर ग्रो करता है, एक सैक के अंदर, जिसको हमने एमनियन का नाम दे दिया, और वो उसके अंदर बात कर रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, एंड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा एमनियन इन द कॉर्ड। जो फीटस है उसने लिखा हुआ है ड्रिंक करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना उसकी बात ही हो रही है ना, वो एक सैक है, और उसने बता दिया है वो प्लेसेंटा वगैरह के साथ और एमनियन के साथ जुड़ा होता है। तो लिखा हुआ है कि जो फीटस है वो ड्रिंक करता है इसको, इस फ्लूइड को ड्रिंक भी कर रहा होता है, एक्सक्रीट इट एज अ यूरिन, और फिर बाद में वो एक्सक्रीट भी कर देता है। इट इज़ सेड टू बी रिप्लेस्ड एवरी 3 आवर्स, और फिर
जब मदर यूरिनेशन मतलब करती है, एक्सक्रीट करती है, तो हर 3 घंटे बाद वो साफ़ हो जाता है। जिसके अंदर बेबी यूरिनेशन थी वो फ्लूइड साफ़ हो जाता है। It is of interest that where fetal kidneys are absent or urethra is blocked, there is less fluid than normal oligohydramnios. हाँ जी, तो एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है ना, एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट कराया जाता है। उसके अंदर अगर देखा जाए कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है, ओलिगो मीन्स लेस, हाइड्रोएमनियोज मतलब अगर किसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो इससे यही पता चल रहा है कि फीटल किडनीज एब्सेंट है। आई थिंक सो मुझे बस यहाँ तक ही बना लेना चाहिए, थोड़ा सा ही रह गया और वो सारे एमसीक्यूज वाइज है, वो फिर आप लोग खुद ही कर लेना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो अगर फीटस की किडनी ना हो और यूरिथ्रा ब्लॉक हो तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर लेस फ्लूइड था। इसी तरह अगर फीटस हैज़ एट्रीजिया, एट्रीजिया होता है नैरोइंग ऑफ द ईसोफेगस, अगर ईसोफेगस नैरो हो गया हुआ है तो वहाँ पर ज़्यादा होगा वो पॉलीहाइड्रोनियाज। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।